नमस्कार दोस्तों। जैसा कि भाई कमेंट में आ रहा है कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर वीडियो अपलोड होना चाहिए, तो आज का जो वीडियो अपलोड होने जा रहा है वो आपको दिख भी रहा होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर है, यानी कि स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया गया था उससे जुड़ा हुआ है। और आपके एनटीपीसी में ये आपका सिलेबस है। आपके एनटीपीसी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शामिल है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जितनी भी घटनाएं हैं हम रोजाना उन पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक एक या दो घटना पे हम चर्चा करेंगे। मैं जो स्पेशल एनटीपीसी के लिए चर्चा करने वाला हूं, मैं आपको ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, क्योंकि बाकी तो मॉडर्न हिस्ट्री हम एनटीपीसी के एग्जाम के बाद फिर से शुरू करेंगे, बिल्कुल आराम से और बढ़िया तरीके से शुरू करेंगे। अब थोड़ा जल्दी भी है, टाइम भी कम है, तो इसलिए हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। हालांकि फिर भी समझाने के लिए थोड़ा अंदर तक बताना पड़ेगा, तभी आपकी समझ में आएगा। अब सवाल यह आता है, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक। तो भाई लगभग 1600 ईस्वी में जब अंग्रेज भारत आए थे, धीरे धीरे मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूं, जब वो भारत आए थे तो भारत में आने का उनका उद्देश्य व्यापार करना था, लेकिन भारत के राजाओं की कमजोरी का लाभ उठाकर वो भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। अब भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे तो जो अकेले, वैसे यूरोप से अकेले अंग्रेज नहीं आए थे, और भी आए थे, फ्रांस से भी आए थे, पुर्तगाल भी आए थे। तो इनमें फिर आपस में युद्ध हुए। जब राजा महाराजा की शक्ति कमजोर पड़ गई तो इनमें आपस में युद्ध हुए तो फिर इनमें अंग्रेज जीत गए। बस छोटे रूप में बता रहे हैं हम अभी, इनमें अंग्रेज जीत गए तो अंग्रेज भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे और धीरे धीरे भारत की सत्ता को अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। जब अंग्रेज भारत की सत्ता को अपने हाथ में ले लेते हैं तो भारतीय जनता के मन में चेतना जागी कि भाई अंग्रेज भारत का शासन क्यों चला रहे हैं, देश हमारा है, सारी सत्ता अंग्रेजों के हाथ में क्यों है। तो धीरे धीरे जब चेतना जागी तो भारतीय जनता ने इस चेतना के कारण एक विशाल विद्रोह भी किया, जिसे 1857 की क्रांति कहते हैं। भारतीय जनता में धीरे धीरे चेतना जागी कि देश हमारा है, शासन अंग्रेज क्यों कर रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता ने एक विशाल विद्रोह किया जिसका नाम था 1857 की क्रांति, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था ये 1857 की क्रांति। तो 1857 क्रांति असफल रही। उसके कारण थे कि भारत की तरफ से जो उसमें युद्ध लड़ रहे थे उसका कोई विशेष नेता नहीं था। भारतीयों के पास प्राचीन हथियार थे, ठीक है, यातायात के साधन नहीं थे, संचार के साधन नहीं थे उस समय, जबकि अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। अंग्रेज संगठित थे, भारतीय असंगठित थे, भारतीयों का कोई मूल उद्देश्य नहीं था। तो बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण 1857 की क्रांति भाई असफल रही। अब 1857 की क्रांति हो गई तो भारतीयों की जो चेतना जागी थी अंदर से कि अंग्रेज जो है वो भारत में शासन क्यों कर रहे हैं, वो दबी नहीं। 1857 की क्रांति तो दब गई लेकिन चेतना नहीं दबी, वो लगातार चलती रही। तो 1857 के बाद से ही भारत में कुछ राजनीतिक दलों की स्थापना होने लगी थी। राजनीतिक संगठनों की स्थापना होने लगी थी। वैसे संगठनों की स्थापना 1833-36 से हो गई थी, लगभग राजा राम मोहन राय के समय से होने लगी थी। और राजा राम मोहन राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय जनता की आवाज़ अंग्रेजों तक पहुंचाई थी। लेकिन जो महत्वपूर्ण संगठन है उनकी स्थापना जो होनी शुरू हुई थी वो हुई थी 1860 से 70 और 80 के दशक में। इनमें लगभग स्थापना होनी शुरू हुई थी। जो भारत के प्रमुख राजनीतिक दल हैं, जो राजनीतिक संगठन थे, उनकी कोई बात नहीं, भारत के राजनीतिक संगठनों की स्थापना हो रही थी। अब भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो 1885 में शुरू होता है, और जब भारत
आजाद हो जाता है 1947 में, तब जाके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन समाप्त होता है। अब सवाल ये भी आ सकता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है कांग्रेस की स्थापना से, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो समाप्त होता है वो कब होता है? 1947 में, जब भारत आजाद हो जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन क्या है? स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। जो हमारे देश की जनता ने, हमारे देश के जो उस समय नेता थे, जितने भी राजनीतिक संगठन थे, उन्होंने जो संघर्ष करा था भारत की स्वतंत्रता के लिए, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। ठीक है, तो भाई 1860 से 1870 और 80 के दशक में, 1860, 1870, 1880 के दशक में भारत में कुछ राजनीतिक संगठनों की स्थापना हो रही थी, परंतु 1880 में आकर 1880 तक आते आते जो भारत के लोग थे, जो भारत की जनता थी, जो भारत का युवा वर्ग था, जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो सोचने लगे कि अब ऐसे जगह जगह या छोटे छोटे राजनीतिक संगठन स्थापित करने से कोई काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि मुंबई के लोग मुंबई में राजनीतिक संगठन स्थापित कर रहे थे, बंगाल के लोग बंगाल में राजनीतिक संगठन स्थापित कर रहे। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं, मैं डीपली नहीं जा रहा हूं, बाकी बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा। मुंबई के लोग मुंबई में राजनीतिक संगठन स्थापित कर रहे थे, बंगाल के लोग बंगाल में, मद्रास के लोग मद्रास में, ऐसे ही भारत के अलग अलग प्रांतों में राजनीतिक संगठन स्थापित किए जा रहे थे। परंतु ये जो राजनीतिक संगठन स्थापित हो रहे थे कांग्रेस की स्थापना से पहले, ये कुछ विशेष हासिल नहीं कर पाए थे। कांग्रेस की स्थापना कोई अचानक नहीं हुई थी। कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत में बहुत सारे राजनीतिक संगठन स्थापित हो गए थे, लेकिन पूरे भारत पर कोई भी अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन स्थापित नहीं हुआ था। कोई मुंबई में स्थापित हो रहा था, कोई मद्रास में स्थापित हो रहा था, कोई बंगाल में स्थापित हो रहा था। और भारत एक बड़ा देश है, जिसके वजह से जो राजनीतिक संगठन से भारत की जो जनता है, सभी भारत के लोग उनसे जुड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि भारत को उस समय एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की जरूरत थी, ना कि किसी राज्य के राजनीतिक संगठन की। अब मद्रास के लोग तो उससे जुड़ रहे थे, जो मद्रास में राजनीतिक संगठन स्थापित हो रहे थे, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के लोग उससे कैसे जुड़ते? तो भारतीय जनता को उस समय एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की जरूरत थी, और 1880 तक आते आते भारतीय लोग सोचने लगे कि अब बंगाल, मद्रास और मुंबई में राजनीतिक संगठन स्थापित करने से काम नहीं चलेगा, अब हमें एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की स्थापना करनी होगी, जिसमें भारत का प्रत्येक वर्ग शामिल होगा। किसान शामिल होंगे, पढ़े लिखे शामिल होंगे, बुद्धिजीवी वर्ग, वकील, पत्रकार, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं ब्रिटिश सरकार के अधीन, सब उसमें शामिल होंगे, और सभी वर्ग मिलकर ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाएंगे अपनी मांगों को लेकर। कांग्रेस की स्थापना का जो उद्देश्य था, कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार पर अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाना और अपनी आवाज को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाना, अंग्रेजों तक, अंग्रेज सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने के उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के उद्देश्य से नहीं हुई थी। कांग्रेस की स्थापना हुई थी संविधान के दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर ब्रिटिश सरकार के पास अपनी मांगे पहुंचाना। ऐसे नहीं कि महात्मा गांधी ने आंदोलन चला दिए, इसका उद्देश्य कांग्रेस का जो नहीं था। कांग्रेस का उद्देश्य था केवल संविधान के दायरे में रहकर प्रार्थना पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के पास अपनी मांगे रखना, अधिवेशन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के पास अपनी मांगे रखना। अब ऐसे नहीं महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चला दिया, तो ये कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था। कांग्रेस का उद्देश्य था अपने नरम विचारों से, अपने नरम विचारों से ब्रिटिश सरकार को अपनी आवाज पहुंचाना था कि हमारी मांगे क्या हैं, प्रेम से अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के पास रखना ही कांग्रेस का उद्देश्य था। कांग्रेस का उद्देश्य कभी भी आंदोलन करना नहीं था जब इसकी स्थापना हुई थी। तो भाई कांग्रेस की स्थापना
का उद्देश्य था संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी आवाज को ब्रिटिश सरकार के पास पहुंचाना। अपनी आवाज को ब्रिटिश सरकार के पास पहुंचाने के उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ना कि आंदोलन चलाने के उद्देश्य से। कांग्रेस की स्थापना में जो सबसे अधिक सहयोग दिया था, कांग्रेस की स्थापना में जो सबसे अधिक सहयोग दिया था वो किसने दिया था? वो एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना में सबसे अधिक सहयोग दिया था। इनका पूरा नाम था एलन ओकेटिव ह्यूम। एलन ओकेटिव ह्यूम। एलन ओक्टेवियम ह्यूम, ये कहां के निवासी थे? ये स्कॉटलैंड के निवासी थे, स्कॉटलैंड। और ये 1859 में, लगभग 1859 तक या 59 के आसपास इन्होंने आईसीएस के पद पर कार्य किया था। 1859 तक इंडियन सिविल सर्विस, जिसे वर्तमान में आईएएस बोलते हैं, उस समय अंग्रेज सरकार में आईसीएस बोलते थे। तो ये आईसीएस के एक आईसीएस या इंडियन सिविल सर्विस में कार्य कर चुके थे, उससे रिटायर थे, जो एलन ओकेटिवियम ह्यूम थे या ए.ओ. ह्यूम थे। स्कॉटलैंड के निवासी थे, भारत में आकर रह गए, काफी लंबे समय से भारत में रह रहे थे, तो इनका भारत से थोड़ा लगाव हो गया था, ये भारत का हित चाहते थे। तो कांग्रेस की स्थापना में सबसे अधिक जो सहयोग रहा था वो किसका रहा था? वो ए.ओ. ह्यूम का रहा था। कांग्रेस की स्थापना में सबसे ज्यादा सहयोग रहा था एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था ए.ओ. ह्यूम। अब ए.ओ. ह्यूम क्या चाहते थे? ये कांग्रेस की स्थापना क्यों करना चाहते थे? इनको क्या जरूरत पड़ी है भाई? अंग्रेज अधिकारी ने क्यों चाहते थे? ये भारत में होम रूल चाहते थे। अब मैं ऐसे ही कह दूं ये भारत में होम रूल चाहते थे, ऐसे लिखता चला जाऊं होम रूल चाहते थे भारत में। अब होम रूल क्या है? होम रूल का अर्थ क्या होता है? होम रूल आंदोलन भी पढ़ोगे आप आगे 1916 में। होम रूल क्या होता है? होम रूल होता है कि भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश सरकार ही चलाए। होम रूल का अर्थ है शासन चलाएगी ब्रिटिश सरकार, या शासन ब्रिटिश सत्ता के हाथ में ही रहे, शासन रहे ब्रिटिश सत्ता के हाथ में ही, लेकिन शासन के जितने भी पद हैं, जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं, वो सब भारतीयों के होने चाहिए, उन पर सब भारतीय होने चाहिए। ये होता है होम रूल। शासन की सारी शक्ति ब्रिटिश सरकार के हाथ में रहे, ब्रिटेन ही शासन चलाए, लेकिन जितने भी ऊंचे ऊंचे पद हैं उन पर सब भारतीयों की नियुक्ति होनी चाहिए, इसे ही होम रूल कहते हैं। तो जो ए.ओ. ह्यूम थे ये होम रूल चाहते थे भारत में, ना कि भारत को आजाद कराना। ए.ओ. ह्यूम भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते थे, भारत में होम रूल चाहते थे, और भारत में होम रूल स्थापित करने के उद्देश्य से कांग्रेस की स्थापना करना चाहते थे, एक राजनीतिक दल की स्थापना करना चाहते थे जो ए.ओ. ह्यूम थे। होम रूल का अर्थ होता है शासन, सारा शासन ब्रिटिश ही चलाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शासन में जितने भी ऊंचे पद हैं, जैसे गवर्नर जनरल है, ये भारत का होना चाहिए। आईसीएस की सेवा में भारतीयों की जो आयु है वो बढ़नी चाहिए। इन्होंने ऐसे कहा था, बहुत सारी मांगे करी कि जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं सब भारतीयों के पास होने चाहिए या उन पर भारतीयों की नियुक्ति होनी चाहिए। शासन चाहे ब्रिटिश सरकार ही चलाती रहे, इसी को कहते हैं होम रूल। तो ये भारत में होम रूल चाहते थे, और होम रूल स्थापित करने के उद्देश्य से ही ये एक राजनीतिक संगठन की स्थापना करना चाहते थे। और इन्होंने राजनीतिक संगठन की स्थापना करने का जो पहली बार प्रयास किया था, जो पहला कदम उठाया इन्होंने, वो उठाया 1883 में। हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई थी। इन्होंने 1883 में भारत में एक राजनीतिक संगठन स्थापित करने का पहली बार प्रयास किया। पहली बार प्रयास कैसे किया? तो इन्होंने 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो भारतीय युवा शिक्षित थे, जो ग्रेजुएट थे, उनके लिए इन्होंने एक पत्र लिखा था 1883 में। जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में ग्रेजुएट कर रहे थे युवा, उनके लिए इन्होंने एक पत्र लिखा, और उस पत्र में इन्होंने लिखा कि बिखरे हुए लोग चाहे कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन अकेले वो कमजोर ही रहते हैं।
इन्होंने जो कलकत्ता में ग्रेजुएशन कर रहे थे युवा भारत के, उनको इन्होंने एक पत्र लिखा था एओ ह्यूम ने 1883 में कि बिखरे हुए लोग कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन अकेले वो कमजोरी रहते हैं। इसीलिए इन्होंने आगे पत्र में लिखा, इसलिए भारत में एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की स्थापना करने की आवश्यकता है। अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन स्थापित करने की आवश्यकता है। अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन, एक ऐसा संगठन जो पूरे भारत के ऊपर काम करे, ना कि किसी राज्य के, जो पूरे भारत के ऊपर काम करे और पूरे भारत का राजनीतिक संगठन हो, पूरे भारत की जनता उसमें भाग ले, भारत का प्रत्येक वर्ग उसमें भाग ले। एक ऐसे राजनीतिक संगठन की स्थापना करने की आवश्यकता है तुम्हें। जो ग्रेजुएशन कर रहे थे उनको ये पत्र लिखा कि आप अकेले रहोगे, बिखरे रहोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसीलिए सब मिलकर, पूरे भारत के युवा मिलकर एक ऐसा अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन स्थापित करो, एक ऐसा अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन स्थापित करो जिसमें भारत का प्रत्येक वर्ग शामिल हो, जिसमें भारत का प्रत्येक वर्ग शामिल हो, किसान, मजदूर, पढ़े लिखे, बुजुर्ग, सभी भारत के जितने भी वर्ग हैं वो सब उसमें शामिल हो। ऐसा एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन स्थापित करो। तो इनके इस पत्र से जो बंगाल के ग्रेजुएशन करने वाले युवा थे कलकत्ता के, उन पर इस पत्र का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, जिसके बाद बंगाल के युवा, जैसे कि हम युवा, आप युवा, जो बंगाल के युवा थे वो सोचने लगे कि भाई अब बंगाल में राजनीतिक संगठन स्थापित करने से काम नहीं चलेगा, कलकत्ता में राजनीतिक संगठन स्थापित करने से काम नहीं चलेगा, मद्रास में राजनीतिक संगठन स्थापित करने से काम नहीं चलेगा, बंबई में राजनीतिक संगठन स्थापित करने से काम नहीं चलेगा। अब हमें पूरे भारत के ऊपर एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन स्थापित करना होगा जिसमें भारत का प्रत्येक वर्ग शामिल हो और जो भारतीयों की मांग को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाए, भारत की जो जनता है उसकी आवाज को उठाए। एक ऐसा राजनीतिक संगठन स्थापित करना होगा हमें। तो उस राजनीतिक संगठन को स्थापित करने के लिए एओ ह्यूम ने अपना दूसरा प्रयास आगे बढ़ाया। पहले प्रयास में पत्र लिख दिया, बंगाल के युवाओं का, जो युवा थे उनके अंदर चेतना जगाई कि एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन स्थापित करो। अब इन्होंने 1884 में एक राजनीतिक संगठन स्थापित करा। 1884 में इन्होंने एक राजनीतिक संगठन स्थापित करा जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में हुई थी। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन नेशनल यूनियन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1884 में, जिसे भारतीय राष्ट्रीय संघ कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में किसने की? एओ ह्यूम ने। किसने की थी? एओ ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कर दी। अब जब इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कर दी तो ब्रिटिश सरकार इनसे होगी नाराज। ब्रिटिश सरकार कहने लगी कि आप अंग्रेज होकर भारतीयों का साथ देते हैं। तो इन्होंने ब्रिटिश सरकार को समझाया कि ये जो संघ है, भारतीय राष्ट्रीय संघ है, ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, कोई राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि एक सामाजिक संस्था है। ये एक सामाजिक संस्था है जो भारतीयों के हितों में काम करेगी और भारतीयों की आवाज को, भारतीयों की मांगों को हम तक पहुंचाएगी। ये एक सामाजिक संस्था है। इन्होंने वायसराय को समझाया। उस समय वायसराय जो थे भारत के कौन थे, ये पूछा जाता है। भारत के वायसराय कौन थे? कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय जो थे वो लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन, इनका कार्यकाल भी बता देते हैं। इनका कार्यकाल रहा था 1884 से 1888 तक। ये भारत के वायसराय रहे थे लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन इस बात से नाराज हो गए जब 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कर दी। उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? तो इन्होंने कहा कि ये एक सामाजिक संस्था है, ना कि राजनीतिक संगठन। इन्होंने सामाजिक संस्था बताकर अंग्रेजों को समझा दिया। परंतु एओ ह्यूम इस भारतीय राष्ट्रीय संघ को एक राजनीतिक रूप देना चाहते थे।
वो इसे सामाजिक संस्था के रूप में ही नहीं रहने देते थे, बल्कि उनका उद्देश्य था इसे राजनीतिक संगठन बनाया जाए, इसे राजनीतिक रूप दे दिया जाए, और इसे राजनीतिक रूप देने के लिए ब्रिटिश सरकार की अनुमति आवश्यक थी, वायसराय की अनुमति आवश्यक थी, तभी उसे राजनीतिक रूप दे सकते थे। क्योंकि ब्रिटिश सरकार इनसे पहले ही नाराज हो गई, आपने एक संस्था स्थापित कर दी, और अब यदि इसे राजनीतिक रूप दे दिया तो अंग्रेज उनसे नाराज हो जाएंगे और हो सकता है कोई घटना ना घटित हो जाए। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि पहले ब्रिटिश सरकार की अनुमति ले लें हम, तब हम इस भारतीय राष्ट्रीय संघ को एक राजनीतिक रूप देंगे। तो इन्होंने ब्रिटिश सरकार की अनुमति लेने के लिए इन्होंने कहा भाई ब्रिटिश वायसराय से हमें मुलाकात करनी होगी, ब्रिटिश वायसराय से हमें मिलना होगा। तो ब्रिटिश वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन उस समय जो थे ये शिमला में थे, शिमला। लॉर्ड डफरिन कहाँ पे थे? ये उस समय शिमला में थे। तो शिमला में मिलने के लिए ये पहुंचते हैं मई 1885 में। 1885 में इसे जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था इसे एक राजनीतिक रूप देना चाहते थे, इसीलिए शिमला पहुंचते हैं लॉर्ड डफरिन से मिलने के लिए मई 1885 में। लॉर्ड डफरिन से इन्होंने जाकर मुलाकात करी, ए.ओ. ह्यूम ने। इन्होंने बताया कि भाई भारत में एक राजनीतिक संगठन स्थापित होने जा रहा है, भारत में एक राजनीतिक संगठन स्थापित होने जा रहा है, और जब ये राजनीतिक संगठन स्थापित हो जाएगा इससे तुमको भी फायदा होगा और ब्रिटिश सरकार को भी फायदा, मतलब भारतीय जनता को भी फायदा होगा, इसमें हमारा भी लाभ है और भारत की जनता का भी लाभ है। तो ब्रिटिश वायसराय बोले हमारा लाभ क्या है इसमें और भारतीय जनता का लाभ क्या है, ये हमें बता दो। तो इन्होंने बताया कि जो भारत की जनता में हमारे विरुद्ध जो असंतोष है, जो हमारे विरुद्ध ज्वाला भड़क रही है, यदि हम एक राजनीतिक संगठन स्थापित करे देते हैं तो इसमें भारत के बड़े बड़े लोग होंगे, यानी कि जो इस भारतीय राष्ट्रीय संघ है यदि हम इसे राजनीतिक रूप दे देते हैं तो भारत के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो सब इसके सदस्य होंगे, और वो सदस्य इस संस्था के माध्यम से अपनी मांगों को हमारे पास रखेंगे, जो उनकी मांगे हैं उन्हें ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखेंगे और ब्रिटिश सरकार उनका समाधान करेगी, और जब ब्रिटिश सरकार समाधान करेगी तो वो हमारा विरोध क्यों करेंगे। इन्होंने कहा जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो इस राजनीतिक संस्था में शामिल होंगे और अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखेंगे, ब्रिटिश सरकार उन पर विचार करेगी, उनकी समस्या का समाधान करेगी, और जब समाधान करेगी उनकी समस्या नहीं रहेगी तो हमारा विरोध क्यों करेंगे। इसीलिए जब वो हमारा विरोध नहीं करेंगे तो फिर आगे आने वाले समय में भविष्य में 1857 की क्रांति जैसी कोई घटना नहीं होगी। यदि आपको 1857 की क्रांति जैसी घटना रोकनी है, ए.ओ. ह्यूम ने वायसराय से कहा कि यदि आप ऐसी घटना को फिर से अंजाम नहीं देना चाहते तो फिर इस भारतीय राष्ट्रीय संघ को राजनीतिक रूप में बदल लेने दो। तो जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन वो इनकी बात मान गए कि भाई कहीं ऐसा ना हो 1857 की क्रांति हो जाए फिर से, इससे अच्छा तो है कि इनके लिए एक राजनीतिक संगठन स्थापित कर दो। तो ए.ओ. ह्यूम की लॉर्ड डफरिन बात मान लेते हैं। फिर इसके बाद अब यहां से भाई कांग्रेस का कार्य शुरू होता है। हालांकि अब तक जो होता है ये कांग्रेस की पृष्ठभूमि थी। कांग्रेस की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई थी? इसके बाद दिसंबर 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने घोषणा कर दी कि 25 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय संघ की एक बैठक बुलाई जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय संघ की एक बैठक बुलाई जाएगी, भारतीय राष्ट्रीय संघ। इन्होंने दिसंबर 1885 में घोषणा करी कि 25 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय संघ की एक बैठक बुलाई जाएगी, एक सम्मेलन होगा। तो भाई 25 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय संघ जो पुरानी संस्था थी उसकी एक बैठक बुलाई गई, और इस बैठक में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर, जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। अब यहां से सवाल आता है कि
कांग्रेस का पुराना नाम क्या था या पूर्व नाम क्या था? कांग्रेस का पुराना नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। किसके सुझाव पर बदला गया? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। कब बदला गया? 25 दिसंबर 1885 को। 25 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन हुआ। इसमें दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए, और इनके सुझाव पर ए ह्यूम ने इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। और इसी समय ए ह्यूम ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को पूना में आयोजित किया जाएगा, या पूना में बुलाया जाएगा, जिसे आप वर्तमान में पुणे कहते हो, कि पूना में आयोजित होगा। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन पुणे में बुलाया जाएगा, पूना में बुलाया जाएगा यह अधिवेशन। ठीक है, अब एक सवाल और आता है यहां से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रदूत संस्था कौन सी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रदूत संस्था किसे कहा जाता है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अग्रदूत थी, यानी कि जो आगे आने वाली थी, वो कौन थी? जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रदूत संस्था कौन सी थी? भारतीय राष्ट्रीय संघ। पहले इसकी स्थापना हुई और ये ही लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आगे आई। इसको ही, ये एक सामाजिक संस्था थी, इसको राजनीतिक रूप दे दिया। हमने दादा भाई नौरोजी से सुझाव दिया कि इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दो, इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इसी अधिवेशन में 25 दिसंबर 1885 को जो भारतीय राष्ट्रीय संघ का अधिवेशन हुआ, उसमें घोषणा करी हमने कि 28 दिसंबर 1885 को पूना में 28 दिसंबर 1885 को पूना में कांग्रेस का एक अधिवेशन बुलाया जाएगा, पहला अधिवेशन बुलाया जाएगा कांग्रेस का। लेकिन भाई हुआ क्या? पूना में उस समय हैजा या प्लेग की महामारी फैल गई। 28 दिसंबर को जब इसका अधिवेशन पुणे में आयोजित होना था, तो उस समय प्लेग या फिर हैजा की महामारी फैल गई थी पूना में, जिसके बाद इस अधिवेशन को पूना से कैंसिल कर दिया गया। पूना में अधिवेशन नहीं बुलाया गया, और ये जो बैठक हुई कांग्रेस की, वो पूना में आयोजित न होकर 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को ये बंबई में आयोजित हुई। 28 दिसंबर 1885 को कहाँ आयोजित हुई? ये आयोजित हुई बंबई में। बंबई में एक कॉलेज था जिसका नाम था ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, इसमें कांग्रेस का पहला अधिवेशन बुलाया गया था। कांग्रेस की स्थापना किस कॉलेज में हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी, जो ग्वालियर टैंक स्थित मुंबई में है। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। यहाँ पे कांग्रेस का पहला अधिवेशन बुलाया यहाँ पे जाता पूना में, लेकिन पूना में उस समय प्लेग या हैजा की महामारी फैल गई, जिसकी वजह से उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया और पुणे की जगह पे इसे बंबई में बुलाया गया, ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। इसमें पहला अधिवेशन इसका होता है। इस पहले अधिवेशन में कुल 72 सदस्य उपस्थित हुए। पहले अधिवेशन में कुल 72 सदस्य उपस्थित हुए। ये 72 सदस्य कहाँ के थे? ये 72 सदस्य बंगाल प्रांत से और बंबई प्रांत से और मद्रास प्रांत से थे। अधिकतर सदस्य इसमें, ज्यादातर या कह सकते हैं लगभग सभी सदस्य इन तीनों प्रांतों के थे। 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था, और इन 72 सदस्यों में से अधिकतर सदस्य जो थे वो वकील और पत्रकार थे। वकील और पत्रकार ने इसमें भाग लिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय वकील और पत्रकार की बहुत ज्यादा इज्जत होती थी। जो वकील थे, वकील बनने के लिए वकालत करनी पड़ती थी, कानून की पढ़ाई, और कानून की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन जाना पड़ता था। और जो लोग ब्रिटेन से आते थे तो भारतीय जनता समझती थी कि ब्रिटेन में पढ़ के आया, इंग्लिश ठीक ठाक आती होगी, और वो अंग्रेजों से उस समय बात भी कर लेते थे। और जो आम था, जो किसान थे, वो अंग्रेजों की भाषा ही नहीं समझ पाते थे। बाकी वकील जो लोग थे, अधिकतर आपने देखा होगा कि जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे सभी वकील थे। राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सबने लगभग वकालत कर रखी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल,
राजेंद्र प्रसाद, जितने भी थे सबने वकालत कर रखी थी, क्योंकि वकालत करने के लिए ब्रिटेन जाना पड़ता था। ब्रिटेन में कानून की पढ़ाई करके भारत लौटते थे तो उनकी बड़ी इज्जत होती थी। तो जब 72 सदस्य पहले अधिवेशन में भाग लेते हैं, पहला अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया, जिनमें अधिकतर वकील और पत्रकार थे, और जितने भी सदस्य थे वो बंगाल, मुंबई और मद्रास के थे। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी या डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अधिकतर इसमें वकील पत्रकार थे, और इसमें कौन किस किस ने भाग लिया था? जो महत्वपूर्ण नेता थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी ने इसमें भाग लिया था। दादा भाई नौरोजी इन्होंने भाग लिया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का याद रखना है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसमें भाग नहीं लिया था। ये बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है कि किसने इसमें भाग नहीं लिया था। ऑप्शन में यदि कहीं भी दिख जाए कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने क्या इसमें भाग लिया या नहीं लिया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पहले अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? इसका कारण था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस की स्थापना से पहले एक संस्था स्थापित की थी जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। जो इंडियन एसोसिएशन थी उसका इस समय अधिवेशन चल रहा था। पहला अधिवेशन उसका 1883 में हुआ था, दिसंबर 1883 में, और उसका दूसरा अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को शुरू हुआ था बंगाल में। इसीलिए वो उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं हो पाए। तो ये सवाल पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था, क्योंकि ये उस समय अपनी संस्था जिसकी इन्होंने स्वयं स्थापना की थी, इंडियन एसोसिएशन, उसकी ये अध्यक्षता कर रहे थे। उसका अधिवेशन चल रहा था, दूसरा सम्मेलन चल रहा था उसका, जिसमें 28 दिसंबर से 1885 से बंगाल में हो रहा था, उसकी अध्यक्षता कर रहे, इसलिए उसमें शामिल नहीं हुए। तो ये कांग्रेस का भाई पहला अधिवेशन था। अब यहां से एक सवाल आता है कि कांग्रेस, जो कांग्रेस शब्द है ये कहां से आया है? कांग्रेस शब्द आया कहां से है? कांग्रेस जो शब्द है ये कहां से आया है? तो कांग्रेस शब्द आया है उत्तरी अमेरिका से। कांग्रेस शब्द आया है उत्तरी अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका से लिया गया है ये। कांग्रेस शब्द का अर्थ क्या है? कांग्रेस शब्द का अर्थ है लोगों का समूह, लोगों का समूह। अब ये मैंने बताया है कि कांग्रेस जो शब्द है वो किसके सुझाव से या भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम किसके सुझाव पर बदला गया? दादा भाई नौरोजी। 25 दिसंबर 1885 को जब भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक हुई तो दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाए। तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सुझाव दिया वो दादा भाई नौरोजी ने दिया। कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका से आया जिसका अर्थ है लोगों का समूह। तो ये अभी कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो जब हम अगले वाली वीडियो में पढ़ेंगे कांग्रेस के शुरू से पहला अधिवेशन, इसी प्रकार आगे जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उनके बारे में। तो भाई जो कांग्रेस है उसकी स्थापना हुई 1885 में। 1885 से लेकर 1905 तक जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है ना उसके 3 पार्ट है। ये हो गया प्रथम चरण, 1885 से कांग्रेस की स्थापना से शुरू होता है पहला चरण, ठीक है। इसके बाद दूसरा चरण शुरू होता है 1905 से लेकर 1915 तक। ये हो गया दूसरा चरण कांग्रेस का नहीं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। इसके बाद तीसरा चरण शुरू होता है 1915 से लेकर 1947 तक। 1947 तक ये तीसरा चरण था। अब जो प्रथम चरण था 1885 से 1905 तक का, इसे कहते हैं उदारवादी चरण। उदारवादी चरण
ये उदारवादी चरण था। अभी बताएंगे उदारवादी क्यों था। जो दूसरा चरण था इसे कहते हैं उग्रवादी चरण, ये उग्रवादी था। और जो तीसरा चरण था इसे कहते हैं गांधीवादी चरण। उदारवादी का अर्थ है जो प्रथम चरण था इसमें कांग्रेस पर कुछ ऐसे लोगों का अधिकार था जो ब्रिटिश सरकार के भक्त बने हुए थे, जो ये नहीं सोचते थे कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई विद्रोह किया जाए। वो डरते थे ऐसा करने में, जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ब्रिटिश सरकार पर आरंभ में ऐसे लोगों का अधिकार था जो नरम विचार वाले थे, जो नरम पंथी थे, जो ब्रिटिश सरकार के भक्त बने हुए थे, ब्रिटिश सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी मांगों को, अपनी आवाज को ब्रिटिश सरकार के पास रखते थे। वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई भी बड़ा आंदोलन या विद्रोह नहीं करना चाहते थे। वो ब्रिटिश सरकार को बहुत ही न्यायप्रिय मानते थे और भारतीय जनता में उनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो कहते थे कि हम कुछ बड़े घर के लोग ही, ऊंचे घर के लोग ही हम कुछ कर सकते हैं, बाकी जो गरीब जनता है वो कुछ नहीं कर सकती, किसान कुछ नहीं कर सकते। तो 1885 से 1905 तक जो कांग्रेस थी वो कुछ विशेष हासिल नहीं कर पाई, उससे कुछ नहीं मिला, स्थापना होने का कोई लाभ नहीं मिला। भारतीय जो लोग कांग्रेस में शामिल हुए थे बड़ी बड़ी आशाएं लेकर, वो निराश हो गए कि हमने कांग्रेस की स्थापना करी है और स्थापना को लगभग इसको 20-25 साल हो गए हैं और अभी तक हमें कोई फायदा नहीं हुआ है। इसके बाद 1905 से 1915 में कांग्रेस का दूसरा चरण चला है, 5 से 15 तक। इसमें उग्र विचार वाले नेता आते हैं, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था भारतीय जनता को साथ लेकर बड़े आंदोलन खड़े करना, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करना और अपनी आवाज को ब्रिटिश सरकार के पास पहुंचाना। ये जो प्रथम चरण के लोग थे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे, ये चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार हमें हाथ जोड़कर हमारे अधिकारों को हमें वापस दे दे। लेकिन जो उग्रवादी थे, जो दूसरे चरण के लोग थे, ये कहते थे कि अधिकार कोई मांगने की चीज नहीं है, बल्कि ये तो जबरदस्ती छीन लिए जाते हैं। ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि अधिकार मांगने की चीज नहीं है, अधिकार तो छीन लिए जाते हैं। तो ये ब्रिटिश सरकार पर विद्रोह करके अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहते थे। तीसरा 1915 से 1947 तीसरा चरण, इसमें महात्मा गांधी प्रवेश कर गए और महात्मा गांधी ने बड़े बड़े जन आंदोलन चलाए जिनके माध्यम से वो ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की वही क्लास है जिसमें हमने कांग्रेस की पृष्ठभूमि बताई है, कांग्रेस की पृष्ठभूमि कैसे बनती है, कांग्रेस की स्थापना कैसे होती है। अभी अधिवेशन नहीं बताए हैं, इससे आगे वाली वीडियो में हम जल्दी अधिवेशन लेकर आएंगे, कांग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन कब, कैसे, कहाँ पे हुआ, क्या उनकी विशेषता थी।